नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाल हलचल। शख्सियत के आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्तित्व से करवाते हैं जिसने फर्ज से अर्श तक का सफर अपनी मेहनत और ईमानदारी के बलबूते पर तय किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रेरित और उससे मिली सोच ने जिले के एक छोटे से गांव सिरपुर में रहने वाले किसान के बेटे को शिक्षा के क्षेत्र के सर्वोच्च पद पर लाकर बैठा दिया। जी हाँ, हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पंडित शंभुनाथ शुक्ल विद्यालय शहडोल के पहले और वर्तमान कुलपति डॉक्टर मुकेश तिवारी जी से। स्वागत है तिवारी जी आपका हमारे स्टूडियो में। 38 वर्षों के संघर्ष के बाद आप शिक्षा के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं। 38 वर्षों के इस सफर को आपने कैसे तय किया? देखिए, मेरी जो पहली पदस्थापना हुई वो सहायक प्राध्यापक के रूप में हुई थी और शहडोल, उस समय शहडोल जिला ही था। वर्तमान में अनूपपुर जिले में जो पुष्पराजगढ़ स्थान है वहाँ पे एक नया महाविद्यालय खुला था, तो मुझे वहाँ इतिहास विषय के सहायक प्राध्यापक के रूप में भेजा गया और मैंने वहाँ अपनी सेवाएं लगभग 10 वर्ष तक दी, 10 से 11 वर्ष, जिसमें से 6 वर्ष में प्रिंसिपल के पद पर भी रहा। और वहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में जो संभव था, जैसे पहले केवल बीए तक की क्लासेस थी, उसको बीएससी किया हमने, कॉमर्स लाया, पीजी की क्लासेस भी की, इस तरह से वहाँ भी काम किया काफ़ी। और उसके पश्चात फिर मेरा ट्रांसफ़र, मैं गर्ल्स कॉलेज में मेरी पोस्टिंग हो गई, शहडोल गर्ल्स कॉलेज में। शहडोल गर्ल्स कॉलेज में भी मुझे 2006 में प्रिंसिपल का चार्ज मिला, प्रिंसिपल मुझे बनाया गया। 6 से 12 तक मैंने यहाँ भी कई प्रोफेशनल कोर्स किए, जैसे MSW है, लाइब्रेरी साइंस में है, कंप्यूटर साइंस में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, बायोटेक्नोलॉजी में है। इस तरह कई कोर्स मैंने यहाँ गर्ल्स कॉलेज में लाए। छात्रावास की कमी थी, तो 100 सीटर छात्रावास मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सेंक्शन कराया। और एक काम और हुआ था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने का, लेकिन शायद वो आज तक अधूरा ही है, नहीं बन पाया। जितना छूटा था वो छूट गया। उसके पश्चात 2017 में जो पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना रूसा के कंपोनेंट 1 के तहत प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय बनाना था, उस पर शहडोल का चयन हुआ। और वो चयन होने के पश्चात जो प्रक्रिया होती है कुलपति की थी, तो मैंने भी आवेदन किया, सबने किया था और प्रेजेंटेशन वगैरह भी हुआ था, जो भी था प्रक्रियाएँ हुई। उसके बाद मैं तो शहडोल में था, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा फाइनल हो जाएगा। और मैं आराम से अपने घर पे भी नहीं था, मैं कहीं गया हुआ था घूमने शहर में जी, डेली के काम में। हाँ, वही मेरे पास फोन आया जी कि आपको कुलाधिपति जी के द्वारा नियुक्त किया गया। मुझे ये नहीं था कि मेरे को आ जाएगा, क्या होगा क्या नहीं। सर 1983 में आपकी पहली पोस्टिंग हुई थी पुष्पराजगढ़ में, वहाँ कॉलेज खुला था और बतौर प्रोफेसर आप वहाँ पर नियुक्त हुए थे। 1983 और अभी तक का जो इतना गैप है, लगभग 30 सालों का गैप हो गया, 38 साल करीब हो गए। अभी में तो पुष्पराजगढ़ काफ़ी आगे बढ़ चुका है और वहाँ के जो छात्र हैं, युवा हैं, आगे बढ़ के आ रहे हैं। हम 38 साल पहले जाते हैं तो काफ़ी वहाँ पर दिक्कतें आती होंगी। उस समय जब आपकी पोस्टिंग हुई थी, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र रहा है, संचार के साधन नहीं थे, आने जाने में दिक्कतें होती थी। लोग वहाँ के जो बच्चे थे वो कॉलेज आते ही नहीं होते। अभी भी स्कूल आने के लिए उनको शासन को योजना चलानी पड़ती है, प्रेरणा देनी पड़ती है। तो कैसा था उस समय का अनुभव 1983 में जब आप पहली बार वहाँ पोस्टिंग हुए? जब वहाँ पे 1983 में पहली बार महाविद्यालय प्रारंभ किया, उस समय मात्र 13 विद्यार्थी थे और वो 13 विद्यार्थी भी हम लोगों ने ढूंढ के एडमिशन किए थे। जी कि चलो भाई कॉलेज शुरू हो जाए। लेकिन उसके बाद उस क्षेत्र में शिक्षा के प्रति जागरूकता, ये नहीं कहेंगे हम कि नहीं थी, जागरूकता थी, अवसर नहीं था वहाँ। अवसर से ऐसे ये है कि सब लोग उस क्षेत्र से बाहर निकल के
पढ़ाई नहीं कर सकते थे। उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति इतना अच्छा नहीं था। लेकिन जब उनको वहीं कॉलेज मिल गया तो धीरे धीरे, उस समय मैं 94 में वहाँ से जब आया हूँ तो 400 से 450 से स्ट्रेंथ हो गई थी वहाँ की, उस कॉलेज की। शुरुआती दिनों में तो काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। हाँ, शुरुआती दिनों में दिक्कत क्या कि जो ट्राइबल समाज है जो, जी जी। तो बहुत बड़ा हिस्सा, जो बहुत बड़ा वर्ग जो है, उस समय भी वो गांव से निकलना नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल जी। वो वहीं रहना चाहता, वहीं प्रसन्न है वो। हम भले कहते हैं उसको बहुत कष्ट, उसको कोई कष्ट नहीं, क्यों कष्ट जो चीज़ है वो तो मन से होती है, उसके मन में ऐसी कोई बात थी ही नहीं, तो वो बाहर निकलना ही नहीं चाहता। और लेकिन जब शिक्षा का क्षेत्र का विस्तार होता है, हायर सेकेंडरी स्कूल खुली, ये खुले, तो धीरे धीरे अवेयरनेस आई और फिर पढ़ाई के प्रति लोगों का नजरिया बदलता गया। अच्छा, ये भी हम नहीं कह सकते कि उनका वो रुझान नहीं था पढ़ाई के लिए, उनके पास संसाधन नहीं थे। जब संसाधन उपलब्ध हो गए वो पढ़ने लगे। शहडोल और पुष्पराजगढ़ की दूरी, अब तो सड़कें अच्छी बन गई हैं तो काफ़ी कम हो गई है। उस समय न वैसी सड़कें थी, न संचार के साधन थे। घर बात करनी होती होगी, परिवार से मिलना होता होगा तो वहाँ जाके रुकते होंगे, फिर कितने दिनों में वापस आते होंगे, तो एक कटाव सा रहता था बिल्कुल। अब वो देखिए, अब क्या है कि जो संचार क्रांति जो हुई, इसने वास्तव में पूरी दुनिया को एक कर दिया समाज में। अब तो स्थिति ये है कि अगर किसी से, जो अपने घर के सदस्य हैं, दिन में एक बार बात ना हो तो फिर तरह तरह की बातें आने लगती है। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं फोन लगा, फोन नहीं लगाया। और पहले तो 15 दिन भी बात नहीं होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब जैसे हम पुष्पराजगढ़ में रहते थे, उस समय फोन वगैरह भी नहीं थे, तो जैसे मंडे को चले गए, अच्छा, और सैटरडे को आते थे। बस ही एकमात्र साधन होती थी, वो भी बस से काफ़ी टाइम लगता होगा आने जाने में। 4 घंटे। बिल्कुल। तो जो बस से आए तो संडे को मिल पाते थे परिवार से। अच्छा। और मंडे को फिर चले गए, फिर पूरे हफ्ते कटा। आप सिंहपुर गांव के रहने वाले हैं, आपके पिता वहाँ के गांव के सरपंच भी थे और उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की थी। संभवतः वो शहडोल और आसपास के क्षेत्रों में पहला निजी विद्यालय था, 1963 में उन्होंने स्थापना की थी। मुझे तो ध्यान नहीं, क्योंकि 61 में मेरा जन्म है। जी। लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा मेरे स्मृति में है कि स्कूल चलता था कोई, और पिताजी ही चलाते थे उसको, जनता हायर सेकेंडरी के नाम से। बाद में संविलियन हो गया और सरकार ने इस स्कूल को, गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया उस स्कूल को। लेकिन एक बात जरूर है, आप देखेंगे कि सिंहपुर के आसपास का जो एरिया है जी, तो काफ़ी एजुकेटेड है। बिल्कुल शुरू से, बहुत पुराने समय से, तो वो पूरा उस स्कूल का ही देन। अच्छा। क्योंकि उस समय सिंहपुर से शहडोल आना भी कठिन काम था। हाँ, रोड नहीं थी, कच्ची रोड थी, बरसात में तो जाना मुश्किल रहता था। हम लोग जो पढ़ते थे तो साइकिल से बड़े मुश्किल से जाते थे, पगडंडी होके, और आधे रास्ते में साइकिल चलाते थे, आधे में कंधे में रख के साइकिल जाते। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्पेट्स दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंट लिटरन। काफ़ी मुश्किलों भरा समय था वो, पढ़ाई करना और शुरुआत की नौकरी थी। आपके पिता एक बड़े काश्तकार भी थे सिंहपुर गांव के, और लगभग 10 वर्षों से ज़्यादा वो गांव के सरपंच भी रहे हैं। मतलब राजनीतिक जीवन भी था उनका, काश्तकारी का भी एक बड़ा जीवन था उनका, और साथ में उन्होंने स्कूल भी संचालित किया था। ये 3 अलग अलग चीज़ें होती हैं, कोई काश्तकार रहता है, या कोई स्कूल खोल के मास्टर बनता है या स्थापना करता है, या फिर कोई नेतागिरी में आता है। और इन तीनों लाइनों में से आपने शिक्षा के क्षेत्र को चुना, और मेरे को लगता है कि जो सपना कई दशक पहले आपके पिताजी ने देखा था, बच्चों को शिक्षित करने का और नए बच्चों तक एक एक चीज़ पहुंचाने का, आज उसी क्षेत्र को, उन्हीं सपने को आप बड़े पैमाने पर, कुलपति आप हैं यहाँ पर पंडित शंभुनाथ शुक्ल के, उनको साकार कर रहे हैं पिताजी के सपने को। कैसे वो रास्ता आपने तीनों में से वही कैसा चुना, और अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए,
शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे पिताजी थे बहुत जागरूक थे। खुद तो नहीं पढ़े थे, वो 4वीं-5वीं पढ़े थे हम, लेकिन मुझे ध्यान है कि पढ़ाई के नाम से कुछ भी मांगते हो कोई मना नहीं करते थे। उनको ये भरोसा है कि पढ़ाई के लिए लेना है। तो स्कूल चलता था, बहुत छोटे थे हम लोग, जाते थे, देखते थे टीचर्स को। कुछ टीचर्स ऐसे थे आज भी हमारे आइडियल हैं वो, और ये लगता था कि हम भी टीचर बने जी। उनका जो सम्मान होता था उस समय जो उनको आदर मिलता था, उनकी जो समाज में दबदबा रहता था टीचर्स का, वो देख के हम तो ये सोच लिया कि हमें टीचर ही बनना है। आपको ये नहीं लगा कि पिता सरपंच हैं और सरपंच की विरासत को भी संभालना है? उधर कभी ऐसा नहीं। जी जी। और पिताजी खुद नहीं चाहते थे कि हाँ जी स्थिति बने। 2017 में आपकी पोस्टिंग हुई कुलपति के लिए, और उस समय आप पुष्पराजगढ़ के बाद भिवाड़ी और फिर यहाँ पर शहडोल में थे। और जब ये नियुक्ति का समय आया और जब वो काल चल रहा था, तो उस समय कई लोगों के नाम रहे होंगे, अकेले आप नहीं रहे होंगे कि आया होगा। और हमें जो जानकारी आ रही है कि 3-4 लोगों के नाम थे, और आरएसएस की तरफ से 3-4 लोग पसंदीदा थे, लेकिन उन सब में से आपका नाम सामने आ गया। आपने हालांकि बताया कि आपके लिए वो सरप्राइज़ था, लेकिन कहीं वो कोई राजनीति या फिर कोई योजना, आपने उसके लिए कुछ एक्सरसाइज की हो कभी? कोई एक्सरसाइज नहीं, मैं तो भोपाल भी नहीं गया जी जी। मेल से अपना बायोडाटा भेजा था। अच्छा अच्छा। ना मैं किसी से मिला हूँ। हमारे उस समय मंत्री माननीय जयभान सिंह जी पवैया थे। जब मेरी नियुक्ति हो गई तो तब उनसे मेरी पहली बातचीत हुई फोन से। उसके पहले मैं नहीं जानता था, ना वो जानते थे मेरे। आरएसएस से तो आप शुरू से जुड़े हैं। आप जब पुष्पराजगढ़ में थे तब आपने सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की थी। राजेंद्र ग्राम का पहला विद्यालय था, आपने 80 के दशक में उसकी स्थापना की थी, और शुरू से ही आपके नाते रहे हैं। आपकी सोच जो है आरएसएस से रही है। देखिए, आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विचारधारा है, और ये जो विचारधारा है व्यक्ति परक नहीं होती। तो ये सोचना तो ठीक नहीं होगा कि अगर आरएसएस में है तो सब कुछ हमें मिल जाए, और वो विचारधारा, वो सोच सभी की हो सकती है, और मैं उसे अच्छा मानता हूँ, अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूँ कि मेरी सोच है, मेरी विचारधारा जो है वो आरएसएस से मिलती जुलती है। क्योंकि जो राष्ट्र के प्रति अगर समर्पित नहीं है उस राष्ट्र के नागरिक, उस राष्ट्र का पतन, अब मैं नाम अभी एक राष्ट्र सामने है आपके जिसका हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैं तो कहता हूँ प्रत्येक नागरिक का, पार्टी पॉलिटिक्स सब इससे मतलब नहीं, कम से कम अपने राष्ट्र के प्रति तो समर्पित होना चाहिए, राष्ट्रीय भावना होना चाहिए। व्यक्ति में, भारत में यही समस्या है। व्यक्तिगत चरित्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र नहीं जी। तो हम सबको राष्ट्रीय चरित्र लाना होगा। आरएसएस की विचारधारा और आरएसएस की सोच जो थी, आप एक छोटे से गांव में रहते थे, और संभवतः हो सकता है उस समय 80 के दशक में या 75 में 80 के बीच में जब आपका पढ़ाई चल रही थी, आरएसएस से आपका जुड़ाव कब हुआ? कैसे उससे आप नज़दीकियाँ आई? जब मैं यहाँ महाविद्यालय में आया शहर, तो कुछ लोगों के संपर्क में आया। आरएसएस से कुछ साहित्य भी पढ़ने के लिए, फिर बाद में जाके एक 5 जन्य जो पत्रिका निकलती थी अखबार पे भी, वो कहीं से मेरे को मिल जाता था, वो पढ़ना शुरू किया, और धीरे धीरे मैं संपर्क में आया प्रचारकों के, तो फिर हो गया। फिर तो क्या अच्छा लगता था आपको आरएसएस में? कहते हैं कि आरएसएस के जब संघ चला करते थे और जो वो उनके यहाँ पर अभ्यास वर्ग चला करते थे, उस समय आप काफ़ी समय देते थे। घर वालों की नाराज़गी होती थी कि घर वाले इसमें खुश रहते थे? नहीं, घर वालों की नाराज़गी कभी नहीं हुई, ना मुझे मना किया उन्होंने, बराबर उन्होंने कोऑपरेट किया। और उसमें सबसे बड़ी बात जो सबसे अच्छी चीज़ लगती थी, ये अनुशासन और अनुशासित जीवन जो होता है जी। और जो हम सामाजिक समरसता, छुआछूत, भेदभाव बात करते हैं, वो संघ के वर्ग में इसमें कहीं देखने में नहीं मिलेगा। वहाँ
वो ये नहीं पूछता कि तुम कौन हो, किस जाति हो, क्या हो, कुछ नहीं। सब स्वयंसेवक है, वो स्वयंसेवक। आपने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं अपनी। हाँ, मैं इतिहास में मेरी है 10 पुस्तकें हैं लगभग। तो मिडल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, और फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर है। एक मेरी शोध पद्धतियाँ हैं जो विद्यार्थियों के पास क्या इंग्लिश की बुक्स होती थी रिसर्च मेथोडोलॉजी का, लेकिन उसका मैंने हिंदी वर्जन निकाला कि रिसर्च कैसे किया जाए। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको अब किताब चूँकि अब मैं तो उस जॉब में ही था, प्रोफेसर था, और ये लगता था कि इस विषय में आनी चाहिए कुछ, इस पे आना आपको चाहिए, लगा इसमें कि आवश्यकता है छात्रों को, हाँ। ये ज्ञान कहाँ से मिले, ये जानकारियाँ मिलनी चाहिए। कितनी पुस्तकें हैं आपने? नहीं, 10 का। शहडोल में 2019 की अपन बात करते हैं। 2019 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, कांग्रेस की जब सरकार आ रही तो ये माना जा रहा था कई पदों पर जो बैठे हुए थे, जो संघ से निकल कर आए थे या जिनके पीछे संघ का आशीर्वाद था, ये लगा कि अब इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। एक ऐसा समय भी आया जब कुछ शिकायतों का भी दौर चला, आरोप प्रत्यारोप भी लगे कि इनको हटाना चाहिए, दूसरों को निकालना चाहिए। लेकिन वो दौर भी आपने उन्हीं, जैसे पुष्पराजगढ़ वाला कठिन दौर था आने जाने का, और जो भी संघर्ष का समय था, ये दौर भी आपने बखूबी पार कर लिया। क्या दिक्कतें थी उस समय, क्या मामला था? अभी क्या होता है कि वो एक प्रत्येक व्यक्ति के लाइफ में जब स्मूथ नहीं चलता, एक संक्रमण काल आता है, बिल्कुल है ना। वो हर क्षेत्र में आता है, चाहे आपकी पत्रकारिता में हो, या हम प्रोफेसर हों, या राजनीति में हो, है ना। जी। तो वो काल था, समय था, और तमाम तरह की बातें होती थी। लोगों ने यहाँ भी कह दिया कि योग्य ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात आई थी कि योग्यता नहीं है, कुछ ग्रेड पे का भी मामला आया था, काफ़ी आरोप लगे, फिर कुछ जांचें क्या भी हुई होता है होंगी, फिर कि सब जो सही कुछ- हो गया। जो कुछ विघ्न संतोषी लोग होते हैं, जी। उनकी सोच थी, और कुछ ऐसा था नहीं। अगर क्वालिफाई नहीं करेगा व्यक्ति तो स्क्रीनिंग कमेटी होती है, ये होती है, 10 स्टेज से गुजरना पड़ता, कैसे कर देंगे। तो वो सब तो बेकार की बातें थी, और पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी। मैं तो ये कहूँगा, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। तो वो भाई- जो एक संक्रमण का दौर था, हाँ, तो उस संक्रमण वो तो के सच क्या होता है कि जो सांच को आँच नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। वो है, वो तो खुली किताब है, देख लो उसको देखना। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, 2017 की हम फिर से बात करेंगे, जब आपकी नियुक्ति हो रही थी। आपने कहा कि सब सरप्राइज था, लेकिन कहीं ना कहीं एक गॉडफादर तो होता है। जैसे संघ में भी आप थे, तो संघ की राजनीति में या फिर आरएसएस में कोई ना कोई एक गॉडफादर जो होता है, जिसको आप विपत्ति की घड़ी में दरवाज़ा खटखटाते होंगे या वो तो बताते होंगे कि ये ईश्वर ही- दिक्कत है मुझे। गॉडफादर ईश्वर ही होता है ना, और उससे बड़ा कोई नहीं। तो हम तो जो भी करते थे ईश्वर को समर्पित करके ही करते थे। लोग कहते हैं कि आप उस राजगढ़ में थे और यहाँ पर थे, जब शेड्यूल में थे, गर्ल्स कॉलेज में जीटीसी में आप थे। उस समय का स्वभाव और अभी का स्वभाव जो है, आपका कुलपति बनने के बाद स्वभाव बदल गया है आपका। अब पता नहीं, तो आप ही बताओगे बदला है कि नहीं। नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा, लोगों का कहना है कि अब स्वभाव बदल गया है आपका कुलपति बनने के बाद। पता नहीं क्या है, मेरा तो मैं ऐसा नहीं है, मैं कभी नहीं ऐसा सोचता हूँ। मैं तो सबसे मिलता हूँ, सबसे बातें करता हूँ। ये जरूर है कि कुलपति बनने का बहुत सारी अपेक्षा हो जाती लोगों की, और उन अपेक्षाओं हो सकता है मैं पूरा ना कर पाता हूँ, क्योंकि मेरी भी अपनी सीमाएं हैं। बाकी ऐसा तो नहीं लगता मुझे कुछ ऐसा परिवर्तन। 4 साल हो गए आपको यहाँ पर कुलपति बनने। इन 4 सालों का पीरियड कैसा था? आप जब प्रोफेसर थे या फिर प्रिंसिपल थे कॉलेज पे, और अब जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, व्यापक जिम्मेदारियाँ हैं आपके ऊपर। देखिए क्या है कि एक नया विश्वविद्यालय स्टेब्लिश करना वास्तव में बहुत कठिन काम है। और ऐसे विश्वविद्यालय में जहाँ पहले पूरा एस्टीम कॉलेज का हो, न तो वो कर्मचारी या प्राध्यापक अपनी मानसिकता उबार पा रहे थे जी। कि हम यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, यूनिवर्सिटी डिवीजन हो गया है, न विद्यार्थी ये सोच पा रहे थे कि हम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो गए। तो धीरे धीरे उनको इस स्ट्रीम में लाने में 2 साल लगे, 2.5 साल। काफ़ी स्टाफ भी कम था उस समय, जितनी हाँ, जरूरत थी। स्टाफ भी कम था, और उस स्ट्रीम में 2.5 साल लगे। जी। और होता है कि जो फाउंडर वाइस चांसलर होता है, उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां रहती। सबसे बड़ी बात तो ये रहती है कि उस इस्टेब्लिश करना, एक अधिनियम बना रहता है, फिर उसके बाद फिर
ऑर्डिनेंस बनाना, परिनियम बनाना, इंस्टीट्यूट बनाना, बहुत सारे काम रहते हैं। तो वो सब धीरे धीरे करते करते तमाम बॉडीज को इस्टेब्लिश करना, स्टूडेंट्स को भी देखना, टीचर्स को भी देखना, तो 2-3 साल में एक विश्वविद्यालय के स्वरूप में आ पाया है। काफ़ी कठिनाइयाँ भी हुई होंगी, काफ़ी आरोप भी लगे होंगे, बीच में ऐसे भी सुनने में आया कि आपने जो नज़दीक थे, जो आपसे जुड़े हुए लोग थे, उनकी नियुक्तियाँ वहाँ पर हुई, आरोप लगे, फिर उनकी सफाई भी आई, फिर लगभग बातें धूमिल होती क्या ही चली हुआ गई। है कि जो मैंने नियुक्ति की है प्रोफेसर, बाकी नियुक्ति की नहीं है किसी की। गेस्ट फैकल्टी में नियुक्ति की थी, आवेदन ऑनलाइन मंगवाया था मैंने। ऑनलाइन आवेदन मंगवाने के पश्चात मेरिट लिस्ट बनाई। मेरिट लिस्ट को हमने अपने वेबसाइट में प्रकाशित कराया और आपत्ति मंगवाई 10 दिन के अंदर कि अगर किसी को आपत्ति हो तो फिर उसकी फिर जांच हो जाएगी। जब आपत्ति नहीं आई तो मैंने जो मेरिट में उनकी नियुक्ति कर दी। अब उसके बाद कोई कहे कि मैं आता था, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इतने काम थोड़ी मेरे पास जी। कि अब भाई 3 महीने बाद सूट उठे हो आ गए कि मेरा था, तो था तो बस उससे बताना था। अब इससे थोड़ा हम दूसरे जगह चलते हैं, पारिवारिक जीवन को लेकर। पारिवारिक जीवन के बारे में बताएं, आपके बच्चे कहाँ एजुकेशन ले रहे हैं? और देखिए, मैं एक बेटा है और एक बेटी है, दोनों बाहर हैं। बेटी का भी विवाह हो गया है, वो बॉम्बे में है। जो हमारे सनीला हैं वो बहुत अच्छी पोजीशन में भारत पेट्रोलियम में है, प्लांट हेड है वहाँ बॉम्बे में। और जो बेटा है उसकी भी मेरे जो भी है बहू भी डॉक्टर है और वो कलकत्ता में है। कलकत्ता में भी वो बलरामपुर शुगर करके वो है, इथेनॉल वगैरह बनाते हैं, उसमें वो रिक्रूटमेंट देता है। वो सब खुश है। 4 वर्ष हो गए आपको यहाँ पर, एक वर्ष और बचा है, 5 साल की नियुक्ति है। 1 साल में भी और क्या क्या बचा है जो आपकी अब इच्छाएं 1 साल होंगी? में भाई तो इच्छा ये है कि जो संभाग के बाकी महाविद्यालय हैं, जो विद्यार्थी जी। उनका एप्लीकेशन भी इसी से हो जाए, अपने यूनिवर्सिटी से। तो जो यहाँ से 200 किलोमीटर रीवा जाना पड़ता है वो बच जाएगा। और उसके लिए क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जो उच्च शिक्षा मंत्री जी ने उन्होंने सहमति नहीं दी है और उस पर काम भी चल रहा है। उसकी समिति भी एक बन गई है। उस समिति में मेंबर 3 कुलपतियों को बनाई समिति में और एक बैठक हो गई है। एक अंतिम बैठक और होनी है उसकी निकट भविष्य में। और गवर्नमेंट को हम जैसे रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसके बाद वो कार्रवाई उसमें शुरू हो जाएगी। विश्वविद्यालय में या कोई भी योजना होती है, कोई भी कार्य होता है, तो एक आपको क्या लगता है कि 4 वर्षों में, आने वाले 5-1 साल बाद मूर्त रूप में आ जाएगा पूरा? देखिए, किसी भी विश्वविद्यालय को इस्टेब्लिश होने में लगभग 10 से 15 साल लगते हैं। फिर भी यानी 4 साल में ही आप देखिए जाके कभी जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो वास्तव में आश्चर्यजनक है। मैं खुद नहीं समझ पाया कि इतनी जल्दी सब कैसे हो गया। हमारे पहले के विश्वविद्यालय हैं जो छतरपुर विश्वविद्यालय है और एक आधा और विश्वविद्यालय है, अभी तक वहाँ जमीन अलॉट नहीं हो पाया। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय है, 3 साल हो रहे हैं उसको भी, जी। एक कमरे में लग रहा है। छतरपुर विश्वविद्यालय की भी यही हाल है। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय की स्थिति सभी नए विश्वविद्यालयों से बहुत अच्छी है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय है, वो 2006 में खुल गया था, 12 साल बाद अभी उसकी बिल्डिंग बन पाई। तो बाकी जो विश्वविद्यालय हैं उनसे, और उस सब का श्रेय यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, आप सब लोग हैं, जो सहयोग मिला उसके कारण सब हो पाया है। शहडोल के लिए और पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय के लिए भी खुशकिस्मत की बात है, और यहाँ के लोगों के लिए भी कि यहाँ के प्रथम कुलपति के रूप में यहीं के माटी के लाल को जगह मिली। हाँ, ये अभी सहयोग होता है, बहुत कम सहयोग होता है। तो वही हमारे जो ज़िले के और आसपास के ज़िले के छात्र हैं और युवा हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके लिए एक आदर्श है, प्रेरणा के रूप में है आप, कि नीचे से ऊपर तक कैसे संघर्ष करके आप यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके लिए कुछ संदेश दें। देखिए, मेरा तो यही कहना है सभी
विद्यार्थी हैं या अपने करियर के लिए जो सोचते हैं कि एक लक्ष्य बनाओ कि हमें क्या करना है और उस लक्ष्य में ही आगे बढ़ो तो निश्चित सफलता मिलेगी। एक कहावत ही कहा जाता है, महात्मा गांधी जी कहते थे कि असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास सच्चे मन से नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कभी भी निराशा नहीं आनी चाहिए जीवन में। अगर जिस व्यक्ति के मन में निराशा आ गई, मन से निराश हो गया, तो फिर आगे का रास्ता उसका बंद हो जाता है। हमेशा उत्साहित रहें, शरीर फिजिकली फिट रहें। जब फिजिकली फिट रहेंगे तो मानसिक रूप से भी फिट रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा यही कहना है कि एक लक्ष्य बना के और अपने जो करियर है उसको आगे ले जाने का प्रयास कीजिए। मैं एक बात यहाँ भी मुझे बताया, जो विश्वविद्यालय के रूप में आपने पूछा मुझसे, पहली बार स्टेट्स के किसी भी यूनिवर्सिटी ने ये नहीं किया होगा। जी। हमने प्रत्येक विद्यार्थी जो फाइनल ईयर कर लिया है उसकी डिग्री उसे घर में रजिस्टर्ड पोस्ट पहुंचा रहे, पहुंच भी रही होगी। आप लोगों को मालूम है, बहुत सारे लोगों के पास पहुंच रही है। जी जी सही बात। ना उनको यूनिवर्सिटी आने की जरूरत है, ना आवेदन करने की जरूरत है, कुछ नहीं। उन्होंने अगर पास किया, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड देख के उसकी डिग्री प्रिंट करा के लिफाफा उसके घर पे पोस्ट कर दिया। कोई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और प्रयास यही रहता है कि छात्र हित में ही काम हो जो। जी। और मैं तो ये कहता हूँ प्रोफेसर से भी कि छात्र ही ईश्वर है यार। अगर छात्र नहीं होते ना तो आप नहीं होते, हम हमारी नहीं होते। महत्ता नहीं है फिर बिना छात्रों के। इसलिए जो भी सोचो उनके हित में सोचो, तब तो मतलब है कुछ सार्थकता है काम करने का। जी हाँ। तो ये थे हमारे बीच कुछ वर्षों बाद आप रिटायर हो जाएंगे। अभी कुलपति हैं, 1 साल के बाद कुलपति का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। हो सकता है फिर प्रोफेसर रहें या शासन किसी और कुछ बड़े पद पर आपको जिम्मेदारी सौंप दें। क्या प्लानिंग है आपकी? एक भजन आप सब सुनते होंगे, उनका है विनोद कुमार, करते हो कन्हैया, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और नाम मेरा हो रहा है, तो जो ईश्वर करेगा, जो कराएगा वो करेंगे, नाम भले किसका हो। और क्षेत्र के लिए कुछ आपने सोचा है कि फिर रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे? कि जो ईश्वर कराते जाएंगे बस, अपन तो एक माध्यम है। हाँ, माध्यम है। क्षेत्र के लिए समाज सेवा में तो अपना ध्यान देंगे और शिक्षा के ऊपर ही काम करेंगे, एजुकेशन के ऊपर, और विशेषकर गाँव में बैकवर्ड एरिया में एजुकेशन की। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको नौकरी ही मिले, स्किल्ड किताबी ज्ञान नहीं, हम कहते प्रैक्टिकल ज्ञान भी होता है, वो भी बहुत मायने में। बहुत सारे गाँव में मिल जाएंगे आपको, इतनी अच्छी पेंटिंग रहती है, इतने अच्छे लकड़ी में काम करते हैं या मिट्टी के काम करते हैं, बहुत सारे कपड़े में। तो मेरी इच्छा के कुछ क्षेत्र अगर ऐसे लोग, उनका एक ग्रुप बना के काम करना और उनको एक्सपोजर करना चाहिए। ठीक। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मुकेश तिवारी जी, पंडित शंभुनाथ शुक्ल जी के कुलपति। उन्होंने बताया कि लक्ष्य जरूरी है। जी हाँ, लक्ष्य के बिना कोई भी हमारा जो साधना है वो पूरी नहीं होती। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता आपके कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं पंक्तियों के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। Stop working just